मित्रों नमस्कार, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों एक अच्छी खबर है, थोड़ी सी, बस एक सेकंड लूंगा मैं। आपका ये चैनल इस समय आज ही मोनेटाइज कर दिया गया है, तो आज के बाद आपको इस वीडियो के साथ में कुछ ऐड भी चलेंगे, ठीक है। यूट्यूब उसका कुछ बहुत आपको खर्चा भी देगा, तो उसके माध्यम से हम थोड़ा सा और रेनोवेट करेंगे और अच्छे से आपको करा पाएंगे, ठीक है। जैसे भी लगातार आप लोगों को शिकायत रहती है सर माइक नहीं लगाते हैं, आवाज बहुत गूंजती है, तो अब जैसे ही थोड़ा सा अर्निंग होने लगेगी वैसे ही हम आपकी सभी शिकायतें दूर करेंगे, ठीक है। देखिए, जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग बीओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हमने पहले ही बता दिया था ये चैप्टर आज हम जो लेके आए हैं हिंदी का, वो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ये तीसरा चैप्टर है, तीसरा लेक्चर है संधियों का, और संधि है विसर्ग संधि, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं, ढेर सारा कंफ्यूजन होता है, और हम ये चाहते हैं कि आपको हम विसर्ग संधि कराएं और पूरा कॉन्सेप्ट यही याद कर लीजिए, ब्लैक बोर्ड में ही समझ लीजिए, याद कर लीजिए पूरी कंफ्यूजन। अगर कोई कंफ्यूजन होती है कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। आप लोग की सबसे ठीक आदत नहीं लगती है मेरी मुझे कि आप लोग कमेंट कुछ नहीं करते हैं, कम से कम कुछ कमेंट करें, उत्साह हमारे अंदर भी रहेगा और अच्छे से अच्छे वीडियो देने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो विसर्ग संधि आज पढ़ लीजिए, आज के बाद फुर्सत कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और रिवीजन करते रहिए और सब चीज समझते रहिए। चलिए देखिए है क्या कि विसर्ग संधि होती क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। विसर्ग के बाद जब कोई स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद जब कोई स्वर या व्यंजन मिलते हैं, तो इस स्वर, इस विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार या परिवर्तन, ठीक है, जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक। इस विसर्ग में परिवर्तन होता है, इस विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए, अब विसर्ग में स्वर और व्यंजन कितने तरीके से मिलते हैं, और जितने तरीके से मिलते हैं, जितने प्रकार से मिलते हैं, वही इसका नियम है, ठीक है। और यही नियम याद करना है, 3-4 नियम है, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और यही 3-4 नियम के तहत पूरा का पूरा जो है हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। आज यहीं पर समझिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखिए, हमने आपको बता दिया कि अगर हमने कहा स्वर मिलेंगे व्यंजन मिलेंगे, तो स्वर की जानकारी आपको होनी चाहिए, व्यंजन की जानकारी होनी चाहिए। व्यंजन हमने यहाँ पर लिख दिया है और अभी इन्हीं का हम लोग प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे, ठीक। जैसे नियम नंबर पहला, नियम नंबर फर्स्ट, ये क्या कहता है, नियम नंबर फर्स्ट में क्या है, विसर्ग संधि का जो नियम नंबर 1 है, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका जो मोटा मोटा भावार्थ है ये गुण संधि से कहीं ना कहीं मिलता है, ठीक है। तो सिर्फ शब्दों को देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सी संधि है, इसलिए नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें नियम 1 में क्या आता है, विसर्ग के बाद आ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, या अंतस्थ व्यंजन, आप जानते हैं या, रा, ला, वा, ठ और हा, अगर आते हैं तो इस विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, और विसर्ग परिवर्तित होकर क्या बन जाता है, बराबर ओ हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ पर ओ समझ में आ रहा है तो आप गुण संधि में जाइए, तो गुण संधि में हमने आपको बताया था आ प्लस उ बराबर ओ होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक अलग नियम आ गया कि विसर्ग का परिवर्तन भी ओ होता है। विच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक विच्छेद नहीं कर पाएंगे तब तक आप गुण संधि और विसर्ग संधि में पहचान ही नहीं पाएंगे, इसीलिए कठिन हो जाती है, और इसीलिए हम बड़े आसान शब्दों में एक एक करके आपको समझा रहे हैं, ठीक है। यह अपवाद इसको बाद में समझेंगे। अब देखिए ओ बन गया, ठीक, हमने क्या कहा, विसर्ग। और ध्यान
सीधा ई ऊ नहीं होना चाहिए, मतलब आ ही होना चाहिए। आ कैसे होगा अभी आप समझ लीजिए। उदाहरण पे आते हैं, अभी समझ जाएंगे। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण समझ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सघोष भी कहते हैं। ये है वर्ग और इस वर्ग का ये वाले जो 3 वर्ण है इनको हम कहते हैं सघोष, इसको हम कहते हैं अघोष। ठीक है, अघोष का मिलन अलग तरीके से होता है विसर्ग में और इन सघोष का मिलन अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सघोष की बात कर रहे हैं कि अगर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा तो ओ हो जाए। कैसे? जैसे उदाहरण है मनोनुकूल, मनोनुकूल, ये मनोनुकूल है। अब इसको आप विच्छेद करिए तो क्या होगा, मनः प्लस अनुकूल, अनुकूल। यहां पर क्या विसर्ग है और देखिए हमने कहा कि विसर्ग के पहले आ होना चाहिए, तो मन ना है, ना के बाद आ आता है, अंडरस्टूड है। यहां पर अगर नी होता तो ई आता, ई नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहां पर आ आना चाहिए और आ के बाद विसर्ग होगा, तभी ये विसर्ग किसी भी स्वर के साथ, हमने कहा आ आएगा या वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा तो ये ओ हो जाएगा। बस हो गया। मनः प्लस अनुकूल, मनोनुकूल, मनः प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। दूसरा उदाहरण है तपोबल, तपोबल। अब तपोबल में क्या होगा, तपः प्लस बल। ठीक है, अब ये विसर्ग, अब देखिए यहां पर भी पा है ना, पा, तो पा के बाद आ आता है और आ के बाद ये विसर्ग मेन है, विसर्ग। अब विसर्ग के साथ में बा लगा हुआ है, तो बा कौन सा वर्ण है, पा फा बा, बा तीसरा है ना, तो तीसरा चौथा पांचवा आ गया, तीसरा चौथा पांचवा से कोई एक होना चाहिए, तो यहां पर भी हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा ओ में तपोबल। उसी तरह है तपोभूमि, आप कर लेंगे तपोभूमि। ठीक है, उसी तरह है पयोधन। ठीक है, पया प्लस धन, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इसको ध्यान करते चलिए। यहां पर आ होगा, यहां पर विसर्ग होगा और विसर्ग का जब तीसरे चौथे पांचवें वर्ण से मुलाकात होगी, जुड़ेगा या मिलेगा, तो वहां पर ओ हो जाएगा। ठीक है, मनोयोग, मनोयोग, मनः प्लस योग, विच्छेद क्या होगा, मनः प्लस योग। ठीक है, आप इसको मन प्लस उपयोग, उयोग नहीं कर सकते, उयोग गलत हो जाए, कोई सार्थक शब्द नहीं है ना, इसीलिए गुण संधि नहीं हो सकती। ठीक है, मनः प्लस योग होगा। वहीं पर मनोरथ, मनोरथ, मनः प्लस रथ। ठीक है, या रा आ गया तो ये अंतस्थ व्यंजन हो गया। उसके बाद में यहीं पर है मनोविनोद, मनोविनोद, मनोविनोद। विच्छेद करेंगे क्या होगा, मनः प्लस विनोद। अब ये वी है, वा, या ला वा, समझ में आ गया ना। जब विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, आ हो या अंतस्थ व्यंजन हो, तो वहां पर विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग का परिवर्तन होगा। नियम नंबर 1 खत्म। ठीक है, कोई कठिन तो बिल्कुल नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलिए नियम नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, ये भी एकदम सिंपल है। ठीक, नियम नंबर 2 कह रहा है कि अभी तक विसर्ग के बाद हमने क्या कहा, स्वर आए अर्थात आ आए या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, पांचवा वर्ण आए या अंतस्थ व्यंजन आए, अंतस्थ व्यंजन आए। यही हमने कहा ना पहले नियम में। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन आएगा तो ओ हो जाएगा। लेकिन हमने एक चीज यहां जोड़ी थी, यहां पर आ होना चाहिए, यही परिवर्तन होगा सिर्फ। यहां पर आ की जगह पर ई या ऊ होगा। जैसे अगर हम मात्रा कोई लगा करके करते हैं, जैसे निह हो जाएगा ना, निह। अब ये निह में क्या है, आ तो है नहीं, ये ई है ना के बाद ई है, निह। हाँ, मतलब विसर्ग संधि हो, विसर्ग हो गया और निह मतलब ई आ गया। सिर्फ ये परिवर्तन अगर हो जाता है तो फिर क्या होगा, ये विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा और परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा,
रा हो जाएगा। ठीक है, रा बन जाएगा और ये वही रा बनेगा जिस तरह से हमने गुणसंधि में बताया था कि आ प्लस री बराबर क्या होता है, आर होता है। ठीक है, आर, तो ये आर उड़ेगा और वही आर ये भी है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से गुणसंधि से थोड़ा सा ये डिफर है और इसीलिए कठिन माना जाता है। अब चलिए इसको भी जरा देख लेते हैं। यहां पर सिर्फ ई और ऊ में परिवर्तन होगा है, दूसरा नियम तैयार। दूसरा नियम के उदाहरण है जैसे निरर्थक। निरर्थक विच्छेद करिए, क्या होगा, नि प्लस क्या होगा, अर्थक होगा ना, नि प्लस अर्थक। और ये जो नि है, ये विसर्ग है, क्या हो जाएगा, ये रा हो जाएगा। रा हलंत वाला होगा, अर्थात ये आ मिल जाएगा तो ये हलंत हो जाएगा, निरर्थक हो गया। ठीक, उसके बाद में उदाहरण दूसरा है निराशा। निराशा विच्छेद एक ध्यान रखिएगा, बड़ा की मात्रा लगा करके इसको सीधे दीर्घ संधि में मत पहुंच जाइएगा, सब गलत कर डालेंगे। निराशा और क्या होगा, नि प्लस आशा। ठीक, निराशा हो गया। उसके बाद में निर्धन। निर्धन क्या होगा, नि प्लस धन। ठीक है, ता था दा धा। तो ये जो जुड़ रहे हैं ये सभी क्या, या तो आ होगा या तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा विसर्ग के पहले ई और ऊ का आना जरूरी है, तो यहां से नियम परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे यही तो निर्धारण है, निर्धारण। ठीक, तो विसर्ग क्या, इसका विच्छेद क्या होगा, नि प्लस धारण। ठीक है, निर्धारण। यहीं पर आप कहते हैं दुरुपयोग, दुरुपयोग। ठीक है, अब दुरुपयोग का क्या होगा, दु प्लस उपयोग। ठीक है, दुरुपयोग। उसी के बाद एक होता है निर्यात, बहुत अच्छा विच्छेद शब्द है, निर्यात। ठीक है, इसका विच्छेद क्या होगा, निह प्लस क्या होगा, आयात। निह प्लस आयात। ठीक, नियम नंबर 2 भी आपका हो गया खत्म। अब ध्यान रखिएगा नियम नंबर 3 पे चलते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 भी बहुत इजी है, बहुत अच्छे शब्दों में इसको समझना है, बहुत सरल शब्दों में समझना है और सरल शब्दों में समझ के इसको प्रैक्टिस करना है। और ये संधियों को सभी वीडियो देखने के बाद, मेरा दावा है ये सभी वीडियो देख लीजिए और देखने के बाद आप हल करिए संधियां। अगर कोई संधि गलत हो जाए तो बताइएगा, बस आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। बस अगर आपने समझ लिया तो फिर आपकी संधियों में प्रॉब्लम सब खत्म। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, एक बार आप करके देखिएगा। और कोई संधि आ जाए, अगर नहीं आए बता दीजिएगा, ये नियम से सर आपके नियम से नहीं लग रही है, आप भेज दीजिएगा, हम बताएंगे कि हमने बताया है कि नहीं बताया है। चलिए, नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, वही कि ई ऊ हो और विसर्ग हो। ठीक है, अब देखिएगा ई ऊ ऐसे ही रहेगा और यहां पर विसर्ग के बाद हमने आपको बताया था अभी कि अभी सघोष व्यंजन मिल रहे हैं तो ये परिवर्तन हो रहा है। अब अभी तो अघोष बाकी है ना। अब अघोष में सा 3 प्रकार के होते हैं, सा होता है, सा होता है और सा होता है। इन तीनों का निर्माण विसर्ग संधि से होता है। ठीक है, अंतर क्या है, अब यहां पर अगर हम कहें ई ऊ और विसर्ग के बाद अगर का और खा है या ता और ढा है या पा और फा है। ठीक है, अब या तो ये आए या तो ये आए, ई ऊ विसर्ग के बाद का खा टा ठा पा फा कोई भी व्यंजन आएगा तो उस स्थिति में ये जो विसर्ग है ये परिवर्तित होकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ठा हो जाएगा, सा, तो ये खा हो जाएगा, ये वाला सा बनेगा। ठीक, का खा टा ठा पा फा, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे आपको हमने कहा निष्कपट, निष्कपट विच्छेद एक जो है संधि युक्त शब्द है, इसको विच्छेद करेंगे, पता लगा लेंगे कौन सी संधि है।
निष्कपट। अब इसका करेंगे निह प्लस कपट। अब देखिए विसर्ग आ गया और नी आ गया, नी अर्थात ई आ गया ये वाला, और विसर्ग आ गया, उसके बाद में का आ गया। तो ये वाला जो विसर्ग है ये परिवर्तित होकर क्या बन गया, सा बन गया, निष्कपट। उसी तरह से निष्कंटक, निष्कंटक, ठीक है, सेम वही नियम लगेगा, निह प्लस कंटक, ठीक, ये भी वैसे ही परिवर्तित हो गया। अब अगर हम ये कहें कि अब ई उ या विसर्ग के बाद में टा और ठा में से कोई व्यंजन आता है तो क्या होगा, तो भी यही होगा, परिवर्तन सिर्फ खा में होगा, जैसे धनुष टंकार, ठीक है, धनुष टंकार। अब क्या होगा, धनु होगा, धनु प्लस टंकार। अब ये देखिए ये उ आ गया ना, ये वाला नियम पूरा हो गया, और विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद में टा आ गया, टा टा ठा, ये टा आ गया। अब ये भी परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, तो धनुष टंकार होगा, धनुष टंकार। शुद्ध ऐसे ही आप निकालेंगे, ऐसे ही सब बनाएंगे कि हाँ ये शुद्ध है अशुद्ध है। उसी बात जैसे निष्ठुर आप बोलते हैं, निष्ठुर, सेम यही नियम लगेगा, ये वाला नि प्लस ठुर, ठीक है। और ये जो विसर्ग है ये ई के बाद आ रहा, अर्थात ये सा हो जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद में एक नियम और है यहीं पर, क्या, अगर यहां पर विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले आ जाता है और विसर्ग होता है, फिर का आ जाता है, का या पा आ जाता है, ये अलग से आपको लिखना है, ये अलग नियम है इसी का। अगर का और पा आ जाता है तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जैसे आप प्रातः काल कहते हैं ना, प्रातः काल, विच्छेद करिए जरा, क्या होगा, प्रातः काल, यहां पर आ है ना, और यहां विसर्ग है, और यहां पर का है, का अगर ई उ के बाद विसर्ग और का आता है तो सा में परिवर्तित होगा, लेकिन अगर आ आता है उसके बाद विसर्ग और का आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रातः काल ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लग जाएगा। इसी तरह एक और है अंतःकरण, अंतःकरण, यही शुद्ध है, और विसर्ग अगर विच्छेद करेंगे तो अंतःकरण ये हो जाएगा। एक और शब्द आता है अंतःपुर, अंतःपुर ऐसे ही लिखा जाएगा, और विच्छेद भी सिर्फ कितना होगा, अंतः, अंतः प्लस पुर हो जाएगा, ठीक है। इसी का एक उदाहरण और लिख लीजिए, अधः पतन, कई बार पूछा गया है, अधः पतन, इसका भी विच्छेद यही होगा, अधः प्लस पतन, ठीक है। ये का वाले नियम पे एक अलग से नियम है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक नियम और है। अब देखिए काठा हो गया, टाठा हो गया, पापा हो गया, यहां आ जाइए, काठा हो गया, टाठा हो गया और पापा हो गया। अभी चा और छा बाकी है, ता और था बाकी है ना। बस तीसरा नियम इसका एक जो है इसी नियम का दूसरा है, दूसरा पार्ट है। इसका क्या है कि अगर कोई स्वर हो, यहां पर कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में चा और छा आता है, तो ये विसर्ग परिवर्तित होकर क्या बन जाता है, सा बन जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब का खा, टाठा, पापा था तो ये खा बना था, सटकोण वाला, और अगर ये विसर्ग है और चा छा आता है तो ये सा बनेगा, शरीफा वाला, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे आप निश्चित करते हैं, निश्चित, ठीक है। अब इसका विच्छेद करिए, नि प्लस चित, ठीक है। क्या हो गया, मात्रा वही लगी है, ये जो है ये सा में परिवर्तित हो गया, ठीक है, निश्चित हो गया। उसी तरह निश्चल आप करते हैं, निश्चल, ठीक है, नि प्लस छल, तो ये सा परिवर्तित हो रहा है जब आप चा और छा लेते हैं, ठीक है। वैसे ही आप एक उदाहरण और, हाँ ठीक है, इतना ही करें, ठीक, ये समझ में आ गया। इसके बाद एक नियम और है, क्योंकि चा और छा वाली लाइन भी हो गई, टा ठा पचार हो गई, तो चा छा हो गया, ये भी पूरा हो गया। अब आएगा ता और था, ठीक है। अगर विसर्ग के बाद क्या ता और था आता है, ता और था आता है, तो क्या बनेगा,
बहुत इजी, बराबर सा बनेगा। ठीक है, सा। तो तीनों सा के नियम विसर्ग संधि में है, ध्यान रखिएगा। अब इस सा को हम बनाएंगे ता और था के बाद। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है, ये वाली चीजें, इससे आप क्लियर कर जाएंगे। जैसे आप नमस्ते बोलते हैं ना, नमस्ते, ठीक है, विच्छेद क्या होगा, नमः प्लस ते। बहुत लोग गलत करते हैं, पता नहीं कौन कौन से नियम लगा देते हैं, नमः धन अस्ते, नमः धन से, पता नहीं। अब इसका विच्छेद क्या होगा, नमः धन ते होगा। एकदम क्लियरली आप याद कर लीजिएगा इसको, दोबारा आपको पढ़ाने की जरूरत ना पड़े, दोबारा आपको सिर्फ टेस्ट लेने की जरूरत पड़े, आप टेस्ट में खटाखट बताएं। ठीक, चलिए उसके बाद में है मनस्ताप। मनस्ताप, इसका भी वही विच्छेद होगा, मनः प्लस ताप। ठीक है, ये ता जुड़ रहा है, ये ता जुड़ रहा है, ये ता आ रहा है, मनस्ताप। यहीं पर है दुस्तर। दुस्तर, अब देखिए दुस्तर वगैरह आप लिखते हैं तो कभी कभी ऐसे लिख देते हैं दुस्तर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, नियम ये है तो यही सही होगा। अगर संधियों का नियम जो लगता है वही संधि शब्द एकदम सही होता है। दुस्तर मतलब वही दो प्लस तर। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। अगला है निस्तेज। निस्तेज, विच्छेद इसका होगा निह प्लस तेज। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको करेंगे और करने के बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे। बस एक छोटा सा नियम और है, उसको भी हम चाह रहे हैं कि आपको बता देते हैं, और उसको भी याद कर लीजिए और उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगर किसी विसर्ग के बाद, यहां पर नियम है, विसर्ग के बाद रा आ जाता है। देखिए ये एक अलग से आपको एक नियम है, अगर विसर्ग के बाद रा आ जाता है तो ये विसर्ग क्या हो जाता है, विसर्ग जो है दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है, रा की मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, बड़ी ई की मात्रा लग जाती है। जैसे नी प्लस रो, नी प्लस रो। ठीक, यहां पर विसर्ग है और यहां पर रा है, तो ये क्या हो जाएगा, नी रोग हो जाएगा। नी प्लस रोग नी रोग हो जाएगा, यहां से विसर्ग गायब हो जाएगा और कुछ नहीं। अगर रा आता है तो विसर्ग गायब हो जाएगा। बस एक नियम मोटा मोटा समझ लीजिए कि विसर्ग के बाद यदि रा आता है तो विसर्ग गायब हो जाएगा। जैसे नीरस, ठीक है, इसको भी क्या कहेंगे, नी प्लस रस। बस ये जो मात्रा है ये बड़ी हो जाएगी, ये है। अब यहां से यहां पर नीरोग हो जाएगा। ठीक है, नीरोग, ये शुद्ध है, नीरोग। जो ई की मात्रा है ये छोटी की मात्रा है, नी है प्लस रोग है, रा के आने से विसर्ग गायब हो जाएगा और ये मात्रा ई की बड़ी हो जाएगी, नीरोग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप पूरी विसर्ग संधि आप कर सकते हैं। समझ लीजिए, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन जब हम पूछें तो फिर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।